हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जीएस का नया टॉपिक, और नए टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड थी पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो हमने कोशिश शुरू की थी पहले कि हम इसमें हिस्ट्री शुरू करेंगे, लेकिन काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, कुछ के कॉल्स आए थे, कहीं ना कहीं हिस्ट्री से क्वेश्चन कम रहते हैं, एक आध रहते हैं। तो पहले पॉलिटी कंप्लीट कर ले, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज जीएस का पहला टॉपिक है पॉलिटी करेंगे, और लिमिटेड टाइम में पॉलिटी खत्म करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मैं यहाँ डिटेल क्लास से करेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम में पूरा करना है। आज से एग्जाम में आपके 57 दिन बचे हैं, 57 डेज जो आपके बचे हुए हैं अभी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस कंप्लीट करनी है, हमें हिंदी कंप्लीट करनी है और रीजनिंग कंप्लीट करनी है, ठीक है। उत्तराखंड आप परीक्षा वाणी से करोगे। परीक्षा वाणी से जो शुरू के वन लाइनर होते हैं, वहां से कंटिन्यू एक एक टॉपिक डेली पढ़ते रहो, तो वो कवर हो जाएगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जीएस और ये हिंदी और रीजनिंग का जो टॉपिक रहेंगे, सारे हमारी क्लासेस से आप लोगों को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसे अभी, ठीक है। तो पहला जो है इसमें यहाँ लिखेंगे प्रस्तावना। इसे उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है, उद्देशिका, और इंग्लिश में प्रियम्बल बोलेंगे, ठीक। देखो, प्रस्तावना का मतलब ये होगा, जैसे आप जो किसी भी कोई भी किताब लेते हैं, उसके ऊपर जो पहला पेज रहता है, उस किताब की डिटेल दी रहती है कि इस किताब के अंदर है क्या। तो संविधान की जो पहली प्रस्तावना है, जो पहला पेज होता है, उसे उद्देशिका बोलते हैं, यानी प्रस्तावना बोलते हैं। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हमारे जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, उसके स्रोत क्या क्या है, और जो यानी कि जो संविधान है उसका मूल भाव क्या है, ये सारी चीज लिखी रहती है। तो प्रस्तावना से जितने क्वेश्चन बनते हैं, उसको ये कॉन्सेप्ट वाले चाहे फैक्ट वाले, सारों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास करेंगे हम पूरी यहाँ। और प्रस्तावना क्या है ये आप लोग देख रहे होंगे। आप लोग इसे पूरी को पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके, जो आप लोगों के सामने है अभी। तो पूरी को पढ़ना, और उसके बाद रटने की जरूरत नहीं है। केवल पहला याद रखना कि हम भारत के लोग हैं, और लास्ट में क्या है कि अधिनियमित, आत्मान्वित और अंगीकृत करते हैं। और इसकी डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949, जिसमें संविधान बना था। तो अब इसमें करते हैं आगे, डिटेल से देखते हैं क्या होती है प्रस्तावना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जो हमारी प्रस्तावना है, आप लोगों ने पढ़ ली होगी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना से हमें 3 बातों का पता लगता है, ठीक है। इससे हमें पहला जो प्रस्तावना से पता लगेगा, एक तो सत्ता का स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सत्ता, अंतिम रूप से सत्ता किसके पास है, भारत के लोगों के पास है, वही चुन के लोगों को भेजते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। सत्ता का जो स्रोत होगा भारत में, ये बताती है प्रस्तावना। यानी कि संविधान का जो पहला पेज है बताती है कि इसमें भारत में जो सत्ता का स्रोत क्या है। तो यहाँ जो सत्ता का स्रोत है, सोर्स ऑफ रीजन जो भी होगा इसमें, तो क्या बोलते हैं इसे, तो ये है भारत की जनता, ठीक है, जनता। यानी कि सत्ता का स्रोत पूरा क्या है, जनता है। अगला जो प्रस्तावना वो बताती है कि यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी है, ठीक है, शासन व्यवस्था। ये क्या बताती है कि शासन व्यवस्था कैसी है। तो शासन व्यवस्था याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो मैंने पहले भी बताई थी। तो याद कर लेना है आपको, सीधा सीधा सपस पलक है इसका नाम, सपस, ठीक है, पलक। तो सपस पलक है, इसका जो नाम होगा पूरा संपूर्ण होगा, यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये प से आ जाएगा प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। तो प से क्या होगा, प्रभुत्व संपन्न। और स से होगा समाजवादी। इस स से क्या बनेगा, समाजवादी। मैं लिख देता हूं, अभी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ये समाजवादी होगा। और ये जो प होगा अगला, इसका इससे मतलब होगा पंथ निरपेक्ष, यानी कि जो भारत का राज्य है वो पंथ निरपेक्ष होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। अगला जो ल होगा, लॉ से देख लेते हैं, इसका मतलब होगा लोकतांत्रिक, ठीक है। यानी कि भारत में जो व्यवस्था कैसी है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। और ये जो गौ है, इसका मतलब होगा गणराज्य। अब इनके बारे में एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, सत्ता ये क्या बताएगी। देखो, ये बताने की वजह यह है क्योंकि अब क्वेश्चन जो आते हैं बड़े टफ टाइप के आते हैं, सीधे सीधे नहीं आते कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, कब संशोधन हुआ, कौन कौन से शब्द जोड़े गए, ये तो करेंगे ही हम। इसके बाद जो एडवांस लेवल है वो भी करेंगे, क्योंकि ग्रुप ये जो एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है। और अभी जो सचिवालय रक्षक का आने वाला है, उस एग्जाम से ये क्लियर हो ही जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब देख लो यहाँ शासन व्यवस्था कैसी है। अब देखो, हमें पढ़ना है प्रस्तावना, और प्रस्तावना का एडवांस लेवल थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ
पहला जो है इसमें एडवांस देखो, प्रस्तावना हम पढ़ रहे हैं यहाँ। प्रस्तावना 3 बातें बताती है। एक तो सत्ता का स्रोत क्या है, शासन व्यवस्था कैसी है, और बताती है राज्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये क्या बताएगी, राज्य का उद्देश्य। तो ये बताएगी यहाँ राज्य का उद्देश्य कि भारत के जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या है। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोगों को याद करनी है। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है इससे कर लो नस अब। तो ये शॉर्ट ट्रिक याद कर लोगे तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले स्रोत तो जनता आप मान ही गए, यानी कि जो भी भारत का राष्ट्रपति है वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना जाना है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो जनता चुनती नहीं उसे। जो जनता के चुने गए ये मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं राष्ट्रपति को, लेकिन जो मेंबर राष्ट्रपति को चुनते हैं उन्हें तो जनता ही चुनती है। तो इसका मतलब अंतिम सत्ता किसके पास है, जनता के पास है। जनता जिसे चाहे संसद में बिठा सकती है, जिसे चाहे संसद से हटा सकती है। ठीक, तो इसका मतलब अंतिम जो सत्ता का स्रोत है वो जनता के पास है, ना कि किसी राजा के पास है। ऐसा नहीं कि जिसे चाहे राजा प्रधानमंत्री बना दे, जिसे चाहे राजा ये मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जनता है, जिसे जनता चुनेगी तो वो रहेगा। तो ये तो आ गया यहाँ का स्रोत। अब है शासन व्यवस्था। अब ये बताता है कि भारत में शासन व्यवस्था कैसी है। जो पिछला कनिष्ठ साइट में जितने भी जीएस आई थी उसका लेवल बड़ा हाई था, तो इसी टाइप के एक क्वेश्चन भी आया था यहाँ से कि ये कहाँ लिखा गया है। कुछ जो केशवानंद भारती से संबंधित था शायद क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को भी। शासन व्यवस्था के लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी, सपस पलक। पहला जो स होगा उसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, स और प से। इसका मतलब ये होगा कि भारत पूरी तरह अपने आप संप्रभु है, यानी कि ना तो उसमें बाह्य रूप से ना आंतरिक रूप से कोई किसी बाहरी देश का कोई दबाव है। वो आंतरिक रूप से जैसा चाहे अपने यहाँ कानून बना सकता है और जैसा चाहे वो यहाँ अपने शासन चला सकता है, या बाहर किसी भी देश से चाहे वो अपने संबंध अच्छे कर सकता है, किसी देश से चाहे संबंध उसके खराब हो सकते हैं। किसके साथ कैसे रिलेशन होंगे भारत की अपनी मर्जी है, ना कि कोई और देश बताएगा। जैसे कि मान लो अमेरिका आया कि नहीं तुम ऐसे करो, तुम रशिया के साथ बात मत करो, तुम इसके साथ बात मत करो, तुम चाइना के साथ बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की अपनी मर्जी है, वो जिसके चाहे बात करेगा, जिसके चाहे बात नहीं करेगा। ठीक है, अगला है समाजवादी। देखो समाजवादी, भारत में जो समाजवादी व्यवस्था का उसका मतलब जो भी बहुत कल्याणकारी रूप अपनाया गया है। यहाँ ऐसा नहीं अपनाया गया है कि जैसे वेस्टर्न समाज में है समाजवादी। वहां समाजवाद का मतलब ये होगा कि पूंजीवाद को पूरी तरह समाप्त करके तब समाजवाद लाना, तब तुम समानता की बात करोगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ का जो समाजवाद है पूंजीवाद के साथ चलता है, इसलिए यहाँ भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है पंथ निरपेक्ष। देखो भारत के जो भारतीय राज्य में जो धर्म और पंथ होता है, इनके आप लोगों को मीनिंग बताता हूँ। भारत में धर्म का अर्थ होता है उसका कर्तव्य का पालन, वो अपने कर्तव्य का पालन करे, इसका मतलब उसका धर्म है। आप स्टूडेंट हो, आपका धर्म है कि आप पढ़ाई करें, ठीक है, यह आपका कर्तव्य है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक, यहाँ जो धर्म का वो अर्थ लगाया गया जिसे आप नॉर्मली धर्म मानते हैं, उसका रखा गया पंथ। पंथ इसलिए पंथ निरपेक्ष लिखा गया। पंथ का मतलब ये होता है कि किसी एक विचारधारा या किसी एक ये मतलब विचार को मानने वाले लोगों के समूह को पंथ बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, पंथ निरपेक्ष में भारत ने क्या किया कि भारत का अपना कोई पंथ नहीं होगा, लेकिन दूसरे के मुंह कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता है पूरी, अपने हिसाब से आप यहाँ चला सकते हैं। अब अगला है लोकतांत्रिक। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा ही चुनी जानी है और जनता के द्वारा ही ये रहेगा इसमें। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लोकतांत्रिक। या और देखो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ जो रहता है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। ये अब्राहम लिंकन ने बोला था, ये सभी जानते होंगे। तो भारत का जो लोकतंत्र है वो एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विस्तृत लोकतंत्र है यहाँ। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो भी जितने शासन चलाने वाले हैं उन्हें जनता चुनती है। और लोकतंत्र भी देखो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में जो संसद सदस्य होते हैं, जैसे ये लोकसभा के सदस्य, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, राज्यसभा वालों को अप्रत्यक्ष रूप से, विधानसभा वालों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखोगे आप। तो अब आगे देखते हैं इसमें गणराज्य। गणराज्य का मतलब यह होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा, जैसे राष्ट्रपति होगा, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ना कि वो ब्रिटेन की तरह एक राजा होगा। यानी कि वहां राजशाही नहीं होगी। जो भी यहाँ का शासक है उसे कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ जो ये रहेगा राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना गया होगा। अब देखो राज्य का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं।
नस अब मतलब नेस का न का मतलब होगा न्याय, ठीक है। न का मतलब क्या है, न्याय है इसमें। तो उधर देखो सही आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, न्याय। देखो न का मतलब क्या होगा, न्याय। स का मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। और इस स का मतलब क्या होगा, समता। और इस अ का मतलब होगा अखंडता, इसका मतलब क्या होगा, अखंडता। और ब का मतलब क्या होगा, बंधुत्व। ये मेंस में भी बहुत सारे लोगों का पता ही होगा, मेंस में कभी ऐसे आता है तो वहां भी डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं न्याय का उद्देश्य। तो भारत में जो न्याय की है वो विस्तृत अवधारणा अपनाई गई, ना कि संकीर्ण अवधारणा, ठीक है। यहाँ सभी प्रकार के न्याय, जैसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सबकी बात की गई है। सामाजिक न्याय यानी कि समाज में आपको कोई भी सार्वजनिक स्थान में कोई भेदभाव आप लोगों के पास नहीं होगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये होगा कि जिसकी जो मर्जी हो वो अपना व्यवसाय, अपना पेशा, जो कोई भी बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कुछ एरिया में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कोई कहे कि नहीं मैं तो परमाणु बम बनाने का बिजनेस करूंगा, तो नहीं चल सकता, या कोई बम बनाने का या हथियार बनाने का ये नहीं चल सकता। तो कुछ चीज ऐसी होती है जिन पर गवर्नमेंट बैन लगाती है, वो अलग रहता है, वो एक्सेप्शन मामला है। अब इसके बाद जो रहता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये होगा कि जिसकी जो मर्जी चाहे इलेक्शन लड़ सकता है, निर्दलीय लड़ सकता है, किसी की पार्टी से लड़ सकता है, जैसे उसकी एज हो जाए और वो भी उसकी जो योग्यताएं हैं वो पूरी करता हो, जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज है जो मांगी गई है उसे पूरी करता हो, तो वो इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला बात होती है समता की, ठीक है। समता का मतलब ये, समता का मतलब समानता होता है। इसमें ये रहेगा कि जो भी भारत में जितना भी शासन व्यवस्था जो भी है वो मतलब जितने भी व्यक्ति हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। तो ये आगे अनुच्छेद में इसमें डिटेल से मैं बताऊंगा समता क्या होता है। तो इसमें समानता की बात की जाती है। अब अगला आता है अखंडता। अखंडता का मतलब ये होगा कि भारत की एकता और अखंडता के साथ किसी भी रूप में कोई समझौता नहीं होगा, वह हमेशा बनाए रखी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई क्षेत्रीय मांग को लेकर, इस मांग को लेकर आप भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर सके, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब ये होगा कि सभी जितने भी देश है, जाति है, सब में आपस में बंधुत्व की भावना रहनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, जो डिटेल क्लास होती है उसमें कर लेते हैं। तो आपको कैसे क्वेश्चन रहेगा इसमें पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भारत के शासन व्यवस्था का उद्देश्य है, ठीक है। ठीक, मतलब शासन व्यवस्था कैसी है, भारत में कैसी शासन व्यवस्था अपनाई गई। शासन व्यवस्था में यहाँ लिख रहा हूँ कैसी, आप इसे नोट कर देना, थोड़ा सा याद रहे। अब देखो जिन्हें ये लग रहा होगा थोड़ा मतलब कम लिखा जा रहा, आप ये नोट कर देना, केवल ये लेक्चर सुन लेना, वहां से उम्मीद है कि आप लोगों का हो जाएगा। बाकी जो इसकी रेगुलर क्लास चलाते रहते हैं पॉलिटी की, तो वहां से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें बड़े क्वेश्चन रहता है, इसे नोट जरूर कर लेना कि जो उद्देशिका है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इस पे कुछ विवाद आए थे और उन विवाद को मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा, तो उसके हिसाब से आप यहाँ कर लेंगे। यही क्वेश्चन ग्रुप सी में आया था, कनिष्ठ सहायक में शायद, या पटवारी में आया था, ठीक। अब इसमें कुछ वाद है वो कर लेते हैं। तो यहाँ एक हेडिंग आप लिखना, यहाँ लिखोगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या संविधान का अंग है, अंग है, ठीक है। ये जो प्रस्तावना है क्या ये संविधान का अंग है। देखो इसमें अलग अलग वाद चले थे। पहला जो एक वाद था बहुत पुराना 1950 में जो आया था, गोपालनवाद था, ठीक है। तो पहला वाद था गोपालनवाद। ये वाद थोड़े से याद रख लेना क्योंकि इसमें बेरुबारी वाद पूछा गया था। गोपालनवाद, गोपालनवाद ये आया था 1950 में, और इसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये संविधान की शक्ति का स्रोत नहीं है और ना ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता। इसने ये कहा था कि ना तो ये संविधान की शक्ति का स्रोत है, ठीक है। जो संविधान को शक्ति मिली है ना तो उसका ये स्रोत है, स्रोत नहीं है, और ना प्रस्तावना को क्या न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी ये कारण देते हैं न्यायालय द्वारा लागू नहीं, तो क्या हो गया कि ना तो ये न्यायालय द्वारा लागू होगा। अब अगला देखते हैं इसमें बेरुबारीवाद। जो अगला है ये बेरुबारीवाद, ये बेरुबारीवाद है। इसमें पूछा गया है, ये 1960 में आया था और इसमें ये बताया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है,
ठीक है, ये वाद आया था 1960 में। ठीक है, और इसमें कह दिया कि प्रस्तावना अंग नहीं है। ठीक है, इसने मना कर दिया अंग नहीं है, अंग नहीं। इसका कारण अलग बताया था, इसने ये बताया था कि ये केवल संविधान निर्माताओं के विचारों को प्रकट कर सकती है, इसके अलावा कोई शक्ति नहीं देती, तो इसलिए संविधान का अंग नहीं है। अब देखो इसमें बात क्यों आ रहे थे बार बार कि अंग है या नहीं है, इस पर क्या डिबेट हुई। अगर ये अंग मान लेते कि संविधान का ये प्रस्तावना है, सॉरी ये जो प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो फिर अनुच्छेद 368 के तहत इसमें ये संशोधन हो सकता था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ये भारत के जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की जो भावना है उसे नहीं मानना चाहते, तो पंथ निरपेक्ष हटाना चाहेंगे। तो हालांकि ये बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसा है कि जो भी प्रस्तावना में या संविधान के मूल भाव को बदलना चाहते तो वो यहाँ जरूर बदलाव करना चाहेंगे, तो इसलिए ये बात आ रहे थे बार बार। इसके लिए एक जो सबसे फेमस वाद था, जो अच्छा रहा था, वो था केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती वाद, ठीक, ये 1973 में आया। ठीक है, केशवानंद भारती वाद, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। जितने पहले थे निर्णय सब था, इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, अंग है, इसने मान लिया कि ये जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें यह कहा कोर्ट ने कि आप संशोधन कर सकते हैं प्रस्तावना में, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। ठीक है, मूल ढांचे की अवधारणा इसी में आई थी, इसमें बहुत सारे इस बात से रिलेटेड है। तो इस बात को मैंने डिटेल से आप लोगों को समझाया था, तो आप लोग वहां से देख लेना इसे पिछली वीडियो में। बाकी यहाँ तो हम शॉर्ट कर रहे हैं इसमें। अब इसके बाद अगला आया बंबई वाद। इसके बाद के जितने भी वाद है और वर्तमान तक के जितने वाद है, सब में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। ठीक है, तो इसमें आया था एक बंबई वाद। बंबई वाद, तो बंबई वाद में क्या था कि 1994 में आया था ये बंबई वाद, और इसमें क्या माना गया कि ये अंग इसका है। ठीक है, अंग है, प्रस्तावना क्या है, इसका अंग है। अपने हिसाब से कोर्ट ने इसमें अलग अलग परिभाषा दी, बाकी बहुत डिटेल से इसमें नहीं जाएंगे, जो जो ये पूछे गए हैं उनके बारे में करते हैं। अगला जो वाद आया था LIC मामला आया था, LIC का 1995 में, LIC वाद ये आया था 1995 में। ठीक है, और इसमें भी कहा था कि ये प्रस्तावना जो है वो अंग है, और आज तक की स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है। जब ये मान लिया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, तो पहली बार क्या हुआ कि इसमें संशोधन के लिए संस्तुति आई। ठीक है, प्रस्तावना के लिए पहली बार 1976 में यह आया कि नहीं, प्रस्तावना में संशोधन होगा। जो प्रस्तावना का संशोधन, प्रस्तावना संशोधन ये कब हुआ? ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिख लेना यहाँ संशोधन। चलो मैं पूरा ही लिख रहा हूं। संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इसमें जो अवधारणा वही दी गई थी मूल ढांचे की, और इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। पहला जो शब्द था अखंडता था एक तो, दूसरा जो शब्द था समाजवाद, और तीसरा जो शब्द था वो था पंथ निरपेक्ष। ये शब्द कब जोड़े गए? ये क्वेश्चन कई बार, लगभग 7-8 बार पूछ लिया था कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें ठीक है, अखंडता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे। ठीक, तो ये शब्दों को आप लोग ध्यान रखोगे इसमें। और बाकी देखो इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी एक क्वेश्चन होंगे, मैं हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स में, उसमें डाल दूंगा, आप वहां से देख लेना। प्रस्तावना में मेरे हिसाब से इतना ही है। बाकी प्रस्तावना के महत्व के लिए अलग से कुछ भी क्वेश्चन आए वो आप इतना पढ़ के उसमें दे दोगे, क्योंकि मैंने पहला जो पार्ट है वो बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बताया है, और क्रैश कोर्स में इसी इतना ही लेवल आ सकता है। इससे ज्यादा करोगे तो डिटेल क्लास हो जाएगी, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि संशोधन कब कब हुआ, कौन कौन से वाद थे, और इसका स्रोत क्या है जनता का। अब देखो इसमें कुछ भी क्वेश्चन रहे, जैसे मैं हर टॉपिक में बोलता हूँ, आंसर यहीं से देना है। ठीक है, तो इसमें अगर जैसे मैंने हर टॉपिक का मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और एक आप लोगों को बताता हूँ इसमें। तो अगर एक क्वेश्चन ये रहे कि भारत को कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया। ठीक है, भारत को कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित किया गया,
और इसके ऑप्शन आ जाए 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 नवंबर 1949 या 15 अगस्त को या कब। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आप लोगों को पता है कि जब भी वो संविधान लागू होगा पूरी तरह तभी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होगा। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होगा। और ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये आपको खुद से तैयार करने पड़ेंगे, खुद देने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज यहाँ लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और मैं बोलता हूँ कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ अगर उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो आंसर वहीं से देना है, वही इतनी चीज तुम्हें समझते हुए चलनी है और उसी से आंसर देने हैं। कल प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चन दूंगा और हमारा जो फेसबुक पेज है वहां मैं कुछ इसका डेटा दूंगा, वहां जाके देख लेना। और बाकी जो इसका नोटिफिकेशन होता है जो यूट्यूब का जहां पोस्ट करते हैं तो वहां भी मैं डाल दूंगा, वहां से भी आप पढ़ लेना। थोड़े से जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन है या फिर वन लाइनर है वहां से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन लेट है वीडियो, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा सा चला गया था, काम था। तो क्या करेंगे कि एक दिन ये थोड़ी सी 3 वीडियो डालनी पड़ेगी आज हमें, तो 3 वीडियो करेंगे। तो अब इसके बाद हिंदी करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी की उम्मीद है कि शायद पॉलिटी 10-12 ये क्लासेस में खत्म करेंगे पूरी, और कोशिश ये रहेगी कि 10-12 में पूरा सिलेबस कवर होगा। और जो पॉलिटी का पहला भाग रहता है वो हिस्ट्री का भाग रहता है, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।